Good morning, sir. लास्ट क्लास लैब हुई थी सर की, उन्होंने वर्कशॉप में कुछ कराया था या एमपी में कुछ कराया था सर ने? Yes, sir. एमपी का ओवरव्यू दिया था सर ने? Yes, sir. आप लोगों से कुछ पूछा था, जवाब दिया आप लोगों ने? Yes, sir. नहीं सर, उन्होंने कुछ खास पूछा नहीं, मतलब पढ़ा ही रहे थे। अच्छा, बस एक दो बार पूछा था कि क्रूड ऑयल वगैरह के बारे में। अच्छा, चलिए ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कुछ पूछता है तो उसका रिप्लाई करना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जानते ही होगे। गलत होगा तो सीख जाओगे और सही होगा तो एप्रिशिएशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, लास्ट वर्कशॉप तो मैं ले नहीं पाया क्योंकि सर ने ले लिया था क्लास। कुछ बच्चों ने फाइल थोड़ी लेट सबमिट करी है। मैं फिर कहता हूँ, मेरे पास डेडलाइन आ जाती है, मेरे पास लेट सबमिटेड आ जाता है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है मेरे लिए जो मैं कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ एक दूसरे स्टूडेंट, एक जिसने वक्त पे दिया है और एक जिसने वक्त पर नहीं दिया है। तो ये फर्स्ट था, फर्स्ट 3 थे। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि थोड़ा टाइमलाइन का ध्यान रखिए। मैं हर क्लास में कहता हूँ कि मैं इतना समय देता हूँ कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि जो है ये हर में लेट आए, तो वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन में इफेक्ट करेगा ही करेगा। चलिए, एक ये थी बात। मैं फिर कहता हूँ, जिन्होंने नहीं सबमिट किया है, रिक्वेस्ट है आज की डेट में सबमिट कर दे, आज 12 बजे रात से पहले। तो लेट सबमिट में आएगा, लेकिन आज के बाद को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे फर्स्ट 3। ठीक है, 4th हो चुका है हमारा फिटिंग का। आप उसको अपना जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे। 4th फिटिंग का जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने मेल और फीमेल पार्ट बनवाए थे, जो बताया था हमने, आप उसमें देख सकते हैं कि मैनुअल मैंने। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग कास्टिंग चल रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाया था? कास्टिंग हम लोग करते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो चीज आता है दैट इज मटेरियल। हम कास्टिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? 4 तरीके के मटेरियल में बताया था, वुड, मेटल, वैक्स और प्लास्टिक। ये 4 इंपॉर्टेंट मटेरियल थे। चारों के यूज अलग अलग हैं। जो मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो वुडन और प्लास्टिक ही यूज करते हैं रादर देन मेटल। मेटल का वो यूज वहां होता है जहां पे नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो साइज है, यानी मास प्रोडक्शन की बात करते हैं, वहां पे यूज करते हैं। ये चीजें मैंने डिस्कस करी थी। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपको कि जो पैटर्न है वो कितनी तरह का होता है। तो इसमें मैंने आपको सिंगल पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न जिसमें 2 पीसेस होते हैं और दोनों अलग अलग उस ड्रैग के अंदर आपका प्लेस होता है। लूज पीस पैटर्न, अगर कोई इंट्रिकेट शेप अगर हमें लेना है, एक्स्ट्रा शेप, तो हम एक लूज पीस उसमें जो भी आपका पैटर्न होगा उसमें ज्वाइंट करते हैं थ्रू पिंस, या फिर आप नेल्स, आप इन चीजों का यूज करके लूज पीस को उसके अंदर उसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। एक मैच प्लेट पैटर्न बताया था जिसमें एक प्लेट होती है और उसमें मल्टीपल जो पैटर्न है वो ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल पैटर्न है, उसमें ज्वाइंट किए जाते हैं एक प्लेट के रेस्पेक्ट में, एक प्लेट के अक्रॉस में। ठीक है, तो अपर लोअर दोनों तरफ देखा, तो ये मल्टीपल पैटर्न है, उसमें ज्वाइन होते हैं। तो जहाँ पे बैच प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे सिमिलर टाइप के मल्टीपल्स कास्टिंग चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मैच प्लेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोप एंड ड्रैग। कोप एंड ड्रैग भी अलग अलग है। ये एक कोप एंड ड्रैग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्प्लिट पैटर्न, क्योंकि एक कोप में जाता है, एक ड्रैग में जाता है। बट स्प्लिट पैटर्न में जो दोनों पोर्शन है वो सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, लेकिन आप जो कोप एंड ड्रैग का, अगर जो कोप एंड ड्रैग पैटर्न लोगे तो इसके अंदर जो पैटर्न होगा वो सिमिलर नहीं, डिसिमिलर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का आपका स्प्लिट ही में आता है, क्योंकि एक कोप में रहता है, एक ड्रैग में रहता है।
लेकिन इसमें डिसिमिलर जो आपके पैटर्न है आप उनको यूज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था स्वीप पैटर्न एक पोस्ट के रेस्पेक्ट में आप एक वुडन स्वीप बनता है और उसको क्या करते हैं, पोस्ट के रेस्पेक्ट में उसको रोटेट कराते हैं, तो आपका ये एक यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे ये कैविटी जनरेट हो जाती है, यहाँ से सैंड हट जाते हैं तो ये कैविटी जनरेट होता है। फिर आप क्या करते हैं, इस स्वीप पैटर्न को आप रिमूव कर देते हैं और ये आपकी कैविटी जब बन जाती है, फिर इसमें हम लोग कास्टिंग करते हैं। एक गेटेड पैटर्न है कि जो आपकी गेट है, जो आपकी गेटेड सिस्टम है, जहाँ से मोल्टन मेटल जो है जो कैविटी के अंदर मूव करता है, उस गेट से ही डायरेक्ट पैटर्न को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका गेट है, ये देखो, ये छोटा सा, ये तो आपका रनर होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये रनर है आपका। और इसके साथ में जो ये एक जो सर्कुलर दिख रहा है, इसके नीचे जो ये वाला पोर्शन वर्टिकल दिख रहा है, ये आपका होता है गेट। ये गेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ये गेट के थ्रू सीधा आपका कहाँ चला जाएगा, पैटर्न में। ये भी मल्टीपल पैटर्न यूज होता है। तो इतने सारे थे जो मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उसके ये पूरा डिटेल दी गई है। मैंने कहा था आपसे थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे। तीन जो चीजें मैंने बताई, 2-3 चीजें हैं क्या, यूज किसका कहाँ होता है, बस। कहीं लार्ज स्केल पे जहाँ बैच प्रोडक्शन है, कहीं इंट्रिकेट शेप होती है तो हम लूज पीस पैटर्न लगा करके हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे, मैच प्लेट कहाँ पर यूज होता है, तो ये चीजें थोड़ी 3-4 पॉइंट्स आपको करने थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें एक स्केलेटन पैटर्न आता है, स्केलेटन बनाते हैं हम लोग, पैटर्न स्केलेटन बनता है, उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ये 2-4 चीजें थे मेनली। आपका ऊपर का जो 5-6 मैंने डायग्राम डिस्क्राइब किए वो थे। आज मैंने कहा था आपसे कि हम लोग पैटर्न अलाउंसेस स्टार्ट करेंगे। पैटर्न अलाउंसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हम लोग जितनी भी कास्टिंग करते हैं, आप जितनी भी कास्टिंग करते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होता है कास्टिंग से, तो एक बात बताइए कि कितना आप कास्टिंग, जिस साइज का पैटर्न लेते हो, क्या उसी साइज का आपका पीस बन जाएगा? आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अगर मुझे कास्टिंग करनी है, तो जिस साइज का मुझे प्रोडक्ट चाहिए, क्या उसी साइज का मैं पैटर्न लूं तो वो साइज का प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। नहीं क्यों सर। नहीं उससे बनेगा? छोटा बनेगा सर, छोटा बनेगा उससे थोड़ा। छोटा बनेगा। और जरूरी नहीं कि छोटा किसी एक कारण से हो, छोटा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर छोटा नहीं भी हुआ, मतलब जो इसमें दिख रहा है ना, पहला जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस जो हम लोग देते हैं, श्रिंकेज अलाउंसेस, अगर वो नहीं भी हुआ, यानी ऐसा आपने मेटल यूज किया या आपने ऐसा एलॉय यूज किया जिसमें श्रिंकेज नहीं हुई, यानी आपका पैटर्न का साइज जो था वो एग्जैक्ट आपके जो है जो कास्टिंग है उसके साइज का बन भी गया, फिर भी आपको अलाउंसेस देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कास्टिंग के अंदर जो सरफेसेस हैं, जो कास्टिंग के अंदर सरफेसेस हैं, वो सेम, वो एग्जैक्ट नहीं होता। मतलब एग्जैक्ट का मतलब हो गया कि जिस तरीके की कास्टिंग आपको चाहिए, प्लेन सरफेस चाहिए, रफ सरफेस नहीं चाहिए, उसमें स्क्रू रनर राइजर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकला हुआ रहता है, क्योंकि वो उसी के पाथ से होके जाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस पाथ से, अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम, कैविटी बना हुआ है अभी नेक्स्ट, अभी मैं उसी पे जाऊंगा, तो वहां पे वो सब चीजें लगी रहती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको रिमूव करना होता है। हम क्या करते हैं, उसे मशीनिंग करते हैं, उस पर फाइलिंग करते हैं, उस पर एमरे पेपर चला देते हैं, ताकि उसका जो सरफेस है वो सारी प्लेन हो जाए। उससे क्या होगा, आप जैसे ही एमरे पेपर चलाओगे, सरफेस पर आप मशीनिंग करोगे, तो कहीं ना कहीं उस जो कास्टिंग से जो जिस अलॉय का जो कास्टिंग बना है, जो भी प्रोडक्ट बना है, उसके साइज और छोटे होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम द श्रिंकेज अलाउंस, बल्कि और भी हम ऐसी मशीनिंग अलाउंसेस की वजह से जो हमारा कास्टिंग है वो छोटा होता चला जाता है। इसीलिए हमें क्या होता है, ये कंपलसरी है कि किसी भी कास्टिंग प्रोसेस में हम जब पैटर्न तैयार करते हैं, तो उस पैटर्न के ऊपर हम उस मटेरियल के बेसिस पे हम किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मटेरियल की। फॉर एग्जांपल, स्टील की कॉन्ट्रैक्शन निकल क्रोमियम एलॉय के कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब स्टील का जब आप कास्टिंग करोगे तो उसमें श्रिंकेज ज्यादा होगी, रादर देन कोई निकल क्रोमियम इनकोनल ले लो, मोनल ले लो, कोई और मटेरियल ले लो, कोई और एलॉय ले लो, उनके बनिस्बत स्टील की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे कि उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस ज्यादा देंगे पैटर्न पर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब अगर मान लो निकल क्रोमियम का लॉय है, उस पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है, चलो उतना चल जाएगा कि हमारा जो साइज ले रहे हैं वो साइज हो जाएगा, लेकिन हमें फिनिशिंग करने के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा फिनिश सरफेस होगा नहीं।
ठीक है। टेपर्ड होगा तो टेपर्डनेस में चाहिए, चलो टेपर्ड तो आपका एक स्ट्रक्चर में आता है। फिर आपका डिस्टॉर्शन अलाउंस चाहिए, टूटेगा आपको डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है। फिर आपका शेक अलाउंस चाहिए, शेक अलाउंस भी बहुत रेयरली यूज होता है। तो ऊपर के जो 3-4 दिख रहे हैं ना, ये आपके मेन अलाउंसेस हैं जो पैटर्न पर दिए जाते हैं। और हमेशा पैटर्न का जो साइज है वो कास्टिंग के जो प्रोडक्ट की जो कास्टिंग हो रही है उसके साइज से ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, मैंने आपको बताया कि जो अलाउंसेस है, जो श्रिंकेज की जो कंडीशन है, देखिए इन अलाउंसेस में, इन टाइप्स ऑफ अलाउंसेस में आपको सिर्फ एक ऐसा ही श्रिंकेज ही अलाउंस है जिसको आपको कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए एक वैल्यू चाहिए जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। बाकी फिनिश अलाउंस तो वो है कि आपने कितने अच्छे तरीके से मोल्ड तैयार किया है और उसमें आपने कितना, उसको प्लेनिंग करने के लिए आपने कितना आपने मशीनिंग प्रोसेस करी है, ठीक है, फिनिश करने के लिए मशीनिंग प्रोसेस करी है, या जो डिस्टॉर्ट हुआ है वो कितना डिस्टॉर्ट हुआ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो श्रिंकेज है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल अगर हम अगर कास्ट आयरन है या स्टील है, अगर हमने उसको 2000 डिग्री सेल्सियस या 2500 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर करके अगर हमने उसको कास्टिंग के अंदर, हमने उसको कैविटी के अंदर पोर किया है, तो उसके सॉलिडिफिकेशन के बाद कितना श्रिंकेज होगा, तो एक जो डेटा है वो चीजें हमें ऑलरेडी गिवन होती है, ऑलरेडी हमें पता होती है। तो वो जो यहाँ पता होती है वो यहाँ दिया हुआ है कि जो श्रिंकेज अलाउंस है वो जनरल जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके मटेरियल हैं जो यूज होते हैं कास्टिंग में उनका दिया हुआ है। जैसे ग्रे कास्ट आयरन का है, व्हाइट कास्ट आयरन का है, मैलिएबल कास्ट आयरन का है, स्टील का है, एल्यूमिनियम का है। तो इतना अलाउंसेस दिया जाता है आपका पैटर्न के ऊपर और सारे के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। और ये पर मीटर का सेक्शन है, यानी कितना, ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 मीटर का या हाफ मीटर का कोई पैटर्न बनाया और 1 मीटर का पैटर्न बनाया तो दोनों में ही आपका स्टील के लिए 20.8, नहीं, ये पर मीटर का सेक्शन है। अगर 1 मीटर अगर आप कोई भी कास्टिंग तैयार कर रहे हो तो 1 मीटर पे 20 mm की आपकी श्रिंकेज अलाउंस दी जाएगी। अगर आप हाफ मीटर की तैयार करते हो तो उस पे 10.4 mm की आपकी श्रिंकेज अलाउंस दी जाएगी। यानी कि पर मीटर के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, उसके श्रिंकेज अलाउंस को कैलकुलेट करोगे। तो ये उसके वैल्यूज हैं, ठीक है। ये आपको 2-3 के आपको याद रखने हैं, एक एल्यूमिनियम याद रख लीजिए, स्टील याद रख लीजिए, ब्रास याद रख लीजिए। जनरली स्टील से ही हम लोग बात करते हैं क्योंकि अब तक जितनी भी आपने डिटेल पढ़ी है एलआई की वो ज्यादातर स्टील की ही पढ़ी है। ये एक न्यूमेरिकल है, सब इनसे आपको ये है नहीं है। फिर आपका मशीनिंग अलाउंस है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी कास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत तरह की हीट ट्रीटमेंट की वजह से या फिर सरफेस फिनिश की वजह से आपके जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मशीनिंग अलाउंस करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डायमेंशन है जो कास्टिंग का वो चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग मशीनिंग अलाउंस लगाते हैं, ठीक है। कितना सरफेस पे दिया जाता है, अगर सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए हम लोग सरफेस मशीनिंग अलाउंस में जो फिनिशिंग करते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं कर सकते। जो भी अगर डिफेक्ट अंदर आ गया तो वो तो आ गया परमानेंटली, लेकिन जो सरफेसेस पे अलाउंसेस है वो ये दिए हुए हैं, ये रेंजेस हम इनमें देते हैं, ठीक है। फिर एक है आपका ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। टेपर अलाउंसेस जब आप पैटर्न निकालते हैं, जब आप पैटर्न को रिमूव करते हैं किसी भी कास्टिंग से, तो जो टेपर्डनेस, स्ट्रेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख जाएगा कि स्ट्रेट में आप जब ये यहाँ पर जो दिख रहा है इसमें आप जब रिमूव करोगे पैटर्न तो वो स्ट्रेट बाहर आएगा, फिर आपको उसमें अलाउंसेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जैसे ही आप पैटर्न दोगे, टेपर पैटर्न होगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको अलाउंसेस देनी पड़ेगी। और फिर क्या करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाद में इस अलाउंसेस को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो बाद में जो देने की बात हो रही है, ये दिख रहा है ना, जो इंटरनल टेपर और एक्सटर्नल टेपर, ये क्या है, ये कंपेंसेशन है जिसको हम लोग बाद में इस पे हम लोग जो अलाउंसेस है वो दे करके उसको रिड्यूस करते हैं। यानी कि पैटर्न के ऊपर अलाउंसेस दे करके हम जो फाइनल साइज होता है कास्टिंग का हम उसको प्रिपेयर करते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे। ये सरफेस का अलाउंसेस है, ध्यान रखिएगा, ये भी और मशीनिंग भी। ड्राफ्ट अलाउंस इज गिवन सो दैट पैटर्न कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम मोल्डिंग मटेरियल टाइटली पैक्ड अराउंड इट विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड। हाँ, एक और बात, जब भी हम मोल्ड तैयार करते हैं
तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो उसमें पैटर्न यूज हो रहा है, खास करके वो वर्टिकल पैटर्न लाइक दिस, जो ऊपर वाला मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला पैटर्न, इसमें हम हमेशा थोड़ा सा टेपर्डनेस देते हैं ताकि क्या हो, जो पैटर्न को, क्योंकि अल्टीमेटली कैविटी कैसे डेवलप होगी, कैविटी तो तब डेवलप होगी ना जब आपका पैटर्न रिमूव होगा। पैटर्न ने क्या किया, रिप्लिका ऑफ द शेप गेन करा दिया, वहां पे कैविटी जनरेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको उस पैटर्न को निकालना पड़ेगा। और पैटर्न अगर टाइटली एक दूसरे से बॉन्डेड है, स्ट्रेट है, तो एकदम बॉन्डेड हो गया, फिर उसको स्पेस नहीं मिलेगा बाहर आने का। लेकिन हाँ, अगर आप टेपर्ड करते हैं लाइक दिस, अगर आप टेपर्ड बना देते हैं, हल्का सा भी टेपर्ड कर देते हैं अगर टॉप से, यानी कि जो अब आपका टॉप वाला है वो आपका विड्थ हो जाए, तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर से रिमूव करेंगे तो नीचे वाला इजिली विदाउट जो मोल्डिंग सैंड है उसको डिस्टर्ब किए हुए वो पैटर्न जो है इजिली बाहर आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बाहर आने के बाद हम उसको अलाउंसेस, जितने भी हमारे अलाउंसेस लिए हम उसको दे करके हम क्या करेंगे, कंपेंसेट कर देंगे। और ये टेपर्डनेस यहाँ दिख बहुत ज्यादा रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जैसे वी शेप का है, ऐसा होता नहीं है, बहुत माइन्यूट होता है, 2 mm 3 mm का होता है विद रिस्पेक्ट टू 100 सेंटीमीटर। तो उसमें आपको बहुत माइन्यूट होता है जो हमें अलाउंसेस देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो उस 2-3 mm की वजह से जो पैटर्न है वो इजिली बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है 10 to 25 mm, ठीक है, पर मीटर। ध्यान रखिएगा, जो टेपर अलाउंसेस दिया जाता है एक्सटर्नल सरफेस पर, वो 10 to 25 mm दे सकते हैं आप। इतना अलाउंसेस देने के बाद हम क्या करते हैं, हम वहां से किस लिए ये अलाउंसेस किस लिए दे रहे हैं, ताकि हमारा जो पैटर्न है वो इजिली बाहर आ जाए। वो जो कास्टिंग होगी, अगर मान लो पैटर्न इजिली बाहर नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो मोल्डिंग सैंड है वो इरेगुलर फिर हो जाएंगे। आपने जितने अच्छे तरीके से मोल्डिंग सैंड तैयार किया था वो क्या होंगे, वो फिर वहां से आपका शेप बिगड़ जाएगा। क्या होगा, जब आप पोरिंग करोगे मोल्टा मेटल की, तो जो बिगड़ा हुआ शेप है उस शेप का आपकी कास्टिंग मिल जाएगी, तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर टेपर्डनेस आ गई, अगर हमने इतना टेपर्डनेस दिया था, टेपर्डनेस इतनी आ गई, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको मशीनिंग प्रोसेस पे ले जाते हैं, फिर उसको रिमूव कर देते हैं, फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। यानी इसके बाद हमें मशीनिंग प्रोसेस के लिए भी जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। आपका डिस्टॉर्शन अलाउंस भी देते हैं जब आपका क्या है, इरेगुलर शेप होता है, यानी अ कास्टिंग विल डिस्टॉर्ट और वर्क इफ इट इज ऑफ इरेगुलर शेप, ऑल इट्स पार्ट डू नॉट श्रिंक यूनिफॉर्मली। यानी डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है, डिस्टॉर्शन का मतलब है कि पार्ट जो है आपका वो इरेगुलर हो जाएगा, क्रैकिंग भी हो जाएगी, ठीक है। और भी चीजें जो होती हैं जब हम पैटर्न यूज करते हैं किसी भी कास्टिंग में, तो जो आपका कैविटी है उसके अंदर अगर डिस्टॉर्शन हुआ तो आपका क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा वो आपकी सही नहीं निकलेगी। जैसे मैंने भी आपको बताया, आपका पैटर्न बाहर निकला, अगर पैटर्न स्ट्रेट बाहर निकला तो क्या होगा, जो मोल्डिंग सैंड थी वो डिस्टर्ब होगी। जब मोल्डिंग सैंड डिस्टर्ब होगी तो जो परफेक्ट शेप और साइज का जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्या होगा, इरेगुलर शेप आ जाएगी, फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, आपकी श्रिंकेज होगी, उस मटेरियल की कुछ ना कुछ तो श्रिंकेज होगी। जो भी श्रिंकेज होगी उसकी वजह से और भी शेप इरेगुलर होता है। यानी एक गड़बड़ तो मोल्डिंग सैंड किया ही किया, लेकिन दूसरा कहां से होगा, फिर इरेगुलर आपके क्या होंगे, श्रिंकेज होगी, वहां पे भी डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे इट हैज लॉन्ग फ्लैट कास्टिंग, इट हैज लॉन्ग रेंजी आर्म्स। चलो इससे मेनली आपके ऊपर के 2 पॉइंट है। और ये जहां तक इट इज यू और वी शेप, जो आपके डिस्टॉर्शन अलाउंस हम लोग देते हैं वो यू शेप या वी शेप में देते हैं, ठीक है। ये इसको भी आप, इसका अमाउंट 2 से 20 सेंटीमीटर होता है, mm होता है, सॉरी, डिपेंडिंग ऑन द साइज। इसमें पर मीटर नहीं दिया है, ये साइज के बेसिस पे होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है शेक अलाउंस। शेक अलाउंस के अंदर क्या करते हैं, अ पैटर्न इज शेकन और रैप्ड बाय स्ट्राइकिंग द सेम विद अ वुडन पीस फ्रॉम साइड टू साइड, दिस इज डन सो दैट पैटर्न इज लूजेंड। इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा है कि कोई टाइट चीज को कहीं से रिमूव करना है, बहुत टाइट है, उसको रिमूव करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, हैमरिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे होता क्या है कि जो आपका वो टाइट प्रोडक्ट कहीं पर भी जहां पर भी लगा होगा वहां से वो थोड़ा सा लूज होता है और फिर उसको हम आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। सेम एज यहाँ पे भी करते हैं। अगर क्या होगा, पैटर्न आपका उसके अंदर मोल्डिंग के अंदर है, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, लेकिन वो इतना टाइटली पैक हो गया है कि अब मुझे वो निकल नहीं रहा, जो आपका पिन है उससे वो बाहर नहीं आ रहा है। जो आपने लिफ्टर जो होता है, पिन जो होते हैं जिससे आप लगा करके बाहर आते, तो हम क्या करते हैं उससे
जो हमारे पास रैमर होती है, रैमर आपको मैंने बताया था कि एक वुडन वो होता है आपका हैमर, तो आप उससे क्या करते हैं, हल्का 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 ठोकते हैं। तो जब आप उसको हैमरिंग करते हैं तो क्या होगा, जो आपकी मोल्डिंग सैंड है वो कोई पत्थर का तो है नहीं, वो तो मोल्डिंग सैंड है। आप जैसे वो वाटर के साथ है, वो तो आपने रैमिंग कर कर करके उनको उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज बढ़ा दी है, जिसकी वजह से वो कास्टिंग तैयार कर रहा है। लेकिन जैसे आप उस पर रैमिंग हैमरिंग करोगे उस पैटर्न पे, ताकि वो थोड़ा सा लूज हो और वो बाहर आ जाए, क्या होगा, वहां पे एक शेक अलाउंस क्रिएट हो जाएगा। यानी वो रैमिंग करने से कहीं ना कहीं वो जो मोल्डिंग सैंड है उसके आसपास एरिया को वो क्या करेगा, थोड़ा सा आपको एक्सपेंड कर देगा, और क्या करेगा, उसमें हम जो अलाउंस देते हैं वो चीजें कहलाती हैं आपकी शेक अलाउंस। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। सर हाँ बोलो। सर जब जो कोई भी टूल प्रिपेयर करना होता है सर, तो फिर मोल्डिंग सैंड एक ही बार यूज करते हैं उसमें, उसके बाद खराब हो जाती है मेटल पोर करने के बाद? हाँ, हम जो कास्टिंग करते हैं, देखो मोल्डिंग सैंड भी बहुत तरह का आता है, परमानेंट मोल्डिंग सैंड भी आती है, और एक जो हम लोग यूज करते हैं ग्रीन सैंड, वो एक बार के बाद खराब हो जाती है, एक बार के बाद खराब हो जाती है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, फिर दोबारा से कास्टिंग करने के लिए हमें दोबारा से फिर ग्रीन सैंड बनानी पड़ती है। ठीक है, यस सर। चलिए कुछ टूल्स, ये तो आपको मैंने बता दिया है, टूल्स आपको खुद ही करने हैं। इसी का मैंने कटिंग भेजा था जो आपके पास है अभी। ये सारे टूल्स जो यूज होते हैं जो आपने लैब के अंदर किए हैं, ये मैं नहीं करा रहा क्योंकि ये आप कर चुके हैं लैब के अंदर। इसके आगे चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी को यहां तक पहले बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। नो सर। ये थी वो No, पोर्शन sir. जो आप थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा चीज है कि आप लोग को अभी तक ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, ये टूल्स था, टूल्स मैंने आपको पहले करा दिया है, लैब के अंदर कराया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस पर और भी टाइम लगाऊं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, पहले वाला डिस्कस हो गया। अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं मोल्डिंग सैंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसको मैंने कहा था लैब के अंदर भी कहा था कि मैं इसको दोबारा से डिस्कस करूंगा। देखिए, जब भी ग्रीन सैंड मोल्डिंग सैंड बनाते हैं, मोल्डिंग सैंड यानी कि आपको जो कास्टिंग करनी है उसके आसपास जो सैंड का पूरा जो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, यानी कि यही स्ट्रक्चर तैयार होता है। हम ये जो आपकी स्ट्रक्चर दिख रही ना, इसको हम मोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका है ये सैंड मोल्ड कहलाती है। ठीक है, प्रॉपर्ली ये इसको मोल्ड ही कहते हैं, जिसके अंदर इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हम यहां से क्या करते हैं, देखो इधर हमने मोल्टेन मेटल को या अलॉय को हमने क्या किया, फर्नेस पे गलाया, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको ये जो दिख रही है ये वाला पोर्शन, अच्छा मैं सेलेक्ट करता हूं, आप लोग को विजिबल होता है सेलेक्ट करने के बाद, ये ब्लू कलर का हल्का, यस सर। हाँ सर, होता है। यस सर, विजिबल। ठीक है, ठीक है, तो इससे मुझे पता लग जाता है ना कि मैं क्या बता रहा हूं, आप क्या देख रहे हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्प्रू। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्प्रू। स्प्रू के थ्रू आपका जो लिक्विड है, यूजिंग लैडल, ये जो आपका टूल है ये जिससे आप पोर करते हैं, ये इसको लैडल कहते हैं। ठीक है, और जो आपका ये कप है, ये छोटा सा ऊपर का ये जो बेसिन सा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पोरिंग कप। ठीक है, और स्प्रू के थ्रू मोल्टेन मेटल कहा जाता है आपका, ये आपका पोर्शन है रनर, इसको हम क्या कहते हैं, रनर। यहां से रनर बनाया जाता है। रनर यहां पे होता है गेट। गेट का मतलब यहां से गेट जो है ये रनर और आपका जो कैविटी है इन दोनों को जोड़ता है। यहां से सीधा आपका यहां कहां चला जाएगा, ये आपका इसके अंदर चला जाएगा, कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका गेटिंग सिस्टम है, यहां पे कैविटी चलेगी। कैविटी कैसे बनी, यूजिंग पैटर्न, जो आपको मैंने बताया। पैटर्न कैसे, पैटर्न से कैविटी कैसे बनी, हमने क्या किया, कॉप अलग बनाया, ड्रैग अलग बनाया, हमने कॉप की रैमिंग करी, ड्रैग की रैमिंग करी, यहाँ पे हमने पैटर्न लगाया हुआ था, पैटर्न हमने रिमूव कर दिया, ये बन गया, और ऊपर से हमने कॉप को प्लेस कर दिया। इसका एक टेक्निक है। कहोगे कि सर ऊपर से पैटर्न कैसे डालते हैं, हम लोग ऊपर से नहीं डालते, हम लोग क्या करते हैं कि जो पैटर्न है पहले हम ड्रैग, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, देखो तरीका समझो, ये लैब का चीज मैं सिखा रहा हूं, जो आप करते हो वो मैं सिखा रहा हूं। इसको हम कहते हैं ड्रैग, नीचे वाला पोर्शन, और ऊपर वाले को कहते हैं कोप। हम क्या करते हैं, ड्रैग को सबसे पहले उल्टा, खाली ड्रैग होता है, खाली कुछ भी नहीं है,
ड्रैग को सबसे पहले उल्टा करके रख दिए, तो ये उल्टा होता है, ये जो दिख रहा है ये सीधा है, ये उल्टा रख दिया। उसके नीचे हमने क्या किया, जहां पे भी मुझे पैटर्न रखना है मैंने रख दिया जमीन पर। अब फिर उसमें ग्रीन सैंड भरा और फिर रैमिंग करी, तो क्या होगा, वो उल्टे में ग्रीन सैंड भर गई, नीचे उल्टे में तो वो नीचे था पैटर्न, अब जब मैं उसको सीधा कर दिया, यानी ये पोर्शन, यानी ये वाला जो दिख रहा है ये सीधा कर दिया, तो पैटर्न वाला पोर्शन ऊपर आ गया, हमने पैटर्न रिमूव किया, कैविटी बन गई, कोप अलग तैयार किया, उसके अंदर स्क्रू रनर राइजर हमने अलग तैयार किया। जब हमने कोप बनाया तो कोप में हमने यूजिंग स्क्रू पाइप और जो आपका जो टूल यूज होता है स्क्रू, जिससे हम स्क्रू ये जनरेट करते हैं, तो उसके थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पे अलग कोप के अंदर हमने क्या किया, इसमें एक स्क्रू बनाया, रनर भी तैयार किया और राइजर भी बनाया। फिर हमने क्या किया, उसको कोप को उठा करके फिर वो ट्रैक पे रख दिया। साइज आपको ध्यान देना है, इंची टेप लेंगे कि कहाँ पे आपका कैविटी बना है और कहाँ पे आप राइजर बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो है कैविटी यहाँ पे बना है और राइजर आपने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया इस पोर्शन पे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको वो इंची टेप से लेना होगा कि आप किस साइज पे, आप कितने दूरी पे आप कैविटी है और कहाँ से आपका राइजर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेथड है, उसके ऊपर आप प्लेस कर देंगे, फिर आप पिन से उसको टाइट कर देंगे, फिर आप यहाँ से पोरिंग मेटल डालेंगे। ठीक है, जो लिक्विड मेटल है वो यहाँ से पोर करेंगे, यहाँ से अंदर जाएगा, ये गेट के थ्रू यहाँ जाएगा। इसमें एक और चीज आपको दिख रही है, वो चीज है कोर। कोर क्या है, पढ़ेंगे, नीचे दिया हुआ कोर एंड कोर प्रिंट्स आपको नीचे दिख रहा होगा। कोर क्या है, कोर है एक ऐसा पैटर्न होता है जो होल क्रिएट करने में काम आता है। आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा कोर यहाँ पे आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा जो है आपका पैटर्न है जो क्या कर रहा है इस कैविटी के अंदर। अब ये पैटर्न, और ये पैटर्न उसमें तब तक रहेगा जब तक के ये पैटर्न हम रिमूव नहीं करते, ये पैटर्न तब तक रहेगा जब तक कि हम मटेरियल ठंडा ना हो जाए, फिर उसके बाद हम रिमूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा होल क्रिएट हो जाएगा। तो कोर एंड कोर प्रिंट्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ होल इन द कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये जब ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन जो आपकी क्रॉस्ड दिख रही है, ये सेक्शन वाला दिख रहा है ये पोर्शन, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा इस कैविटी के अंदर। ठीक है, बाकी राइजर है, रनर राइजर का काम क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पोरिंग मेटल यहाँ से आएगा, इसके अंदर का एयर कहाँ जाएगा, अगर बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ही डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके जो आपके एयर हैं, बबल्स हैं, वो बाहर जाने के लिए राइजर का यूज होता है। और उसके साथ साथ ये भी हम चेक करते हैं कि यहाँ से पोरिंग मेटल कितना भरा, भरने के बाद जब यहाँ मेटल भर जाएगा तो ये क्या होगा, ये राइजर के थ्रू ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो हमें दिख जाता है कि यहाँ राइजर के थ्रू ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसमें वो जो आपका पोरिंग मेटल है वो डालना बंद कर देंगे। ठीक है, जो लिक्विड पोरिंग मेटल है वो हम पोर करना बंद कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको रिमूव करते हैं, कास्टिंग मिल जाती है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ पहले इतने में। नो सर। एनीवन, अभी मेरे 42 स्टूडेंट हैं, 42 में से किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। सर आपने मोल्डिंग सैंड सर इसको उल्टा करके डाली थी। हाँ जी, आप कैसे डालोगे, आप बोलोगे कि सर हमें ड्रैग के अंदर ही हम लोग पैटर्न डालते हैं। जब आप लैब में आओगे तो ड्रैग के अंदर जो हमारे पास है हम ड्रैग के अंदर डालते हैं। ड्रैग के अंदर डालेंगे कैसे, पहले रैमिंग करेंगे, उसके बाद फिर उसको पंच करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम ड्रैग को पहले उल्टा कर देते हैं जमीन पे, खाली ड्रैग, कुछ नहीं, अभी सिर्फ चारों तरफ से वो जो उसका फ्रेम है बस चारों तरफ से वो उल्टा कर दिए हमने। उसको जहां पे भी मुझे जो अप्रोप्रिएट जगह पे मुझे प्लेस करना है हमने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, किसको, पैटर्न को। फिर उसके बाद हम उसमें ग्रीन सैंड की रैमिंग करते हैं, और जब पूरा टाइट हो गया तब हम उसको फिर सीधा करते हैं। ठीक है, ग्रीन सैंड गिरता नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ वही पूछ रहा था सर। नहीं गिरेगा, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि हम उसमें क्या मिलाते हैं, मैंने पहले बना दिया। अब देखो इसमें जितने भी टर्म यूज हुए हैं सबसे आप वाकिफ हो गए, अब मुझे लिटरेचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं स्टार्ट करूंगा ग्रीन सैंड बनाते कैसे, ताकि उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज अच्छी बन जाए, या क्या क्या हम डालते हैं जिससे उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज अच्छी बन जाए, यही चीज होती है। क्योंकि ग्रीन सैंड को जब रैमिंग कर दोगे ना तो गिरेगा नहीं, आप आराम से उल्टा करके सीधा कर दो, उल्टा से सीधा कर दो, कभी नहीं सैंड नहीं गिरती है। ठीक है, क्यों, उसकी प्रॉपर्टीज अब यहां से शुरू करते हैं। इसमें 3 चीजें मिलती हैं, एक सिलिका ग्रेन्स यानी सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, एक है आपका क्ले, यही है बाइंडर्स, जो क्या करता है सिलिका को बाइंड कर देता है। और अच्छे से बाइंड करने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, एडिटिव्स में कोल पाउडर भी मिलता है, मोलासिस भी डाल देते हैं जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को और बढ़ा देता है।
और भी उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है, और भी चीजें हैं, वो एक एक चीज पढ़ लेंगे हम, एडिटिव्स और आपका सिलिका दोनों चीजें पढ़ेंगे, क्ले भी पढ़ेंगे, दोनों आपका जो बाइंडर की प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ेंगे, और वाटर जो कि मॉइस्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें से, इन चीजों से ही आपका क्या बनता है, मोल्डिंग सैंड बनता है, ठीक है। अब सिलिका ग्रेन्स, सिलिका ग्रेन्स 90 to 95% सिलिका ही होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बीइंग यूज्ड फॉर ऑक्साइड सच एज एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सोर्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड हम लोग जो आपका जो सिलिका ग्रेन्स के लिए जो मोल्डिंग सैंड्स कहां से उठाते हैं हम लोग, रिवर से उठा लेते हैं, सी सोर्स से उठाते हैं, लेक से, डेजर्ट से, कहीं से भी उठा सकते हैं। टाइप्स नेचुरल सैंड भी है, सिंथेटिक भी बनते हैं, वो भी उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी कोई टाइप का सैंड होगा, पर हम लोग नेचुरल सैंड ही उठाते हैं, जो लेक वगैरह या रिवर वगैरह से हम लोग उठाते हैं, ठीक है। अटेंडेंस दे लीजिएगा भाई, ले ली सर मैंने। ले ली ना, भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। कहाँ चला गया, चलिए। तो ये है आपका। अब देखिए बाइंडर्स, जो कि हमारी क्ले होती है, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं। क्ले क्या है, आप देखोगे बच्चों के लिए आजकल स्कूलों में क्ले मंगाई जाती है, देखते हो कितना हार्ड होता है वो किसी भी शेप को गेन कर लेता है, देखा नहीं आप लोगों ने? यस सर। क्या है वो, बाइंडर ही तो है, क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइंड, उसके अंदर अगर चीनी भी स्पेस में होगा तो वो भी एकदम बाइंड हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। इसीलिए हम लोग बाइंडर्स को उसके अंदर मिक्स करते हैं, ताकि क्या हो, जो सिलिका है उसको वो बाइंड करे। तो सबसे पहला जो आपका बाइंडर यूज होता है दैट इज क्ले, ठीक है। बाकी इसमें डेफिनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्ले मे बी डिफाइंड एज essentially aggregates of extremely minute crystalline, usually black shaped particles that can be classified on the basis of their structure and composition into a few groups। ये डेफिनेशन हो गई कि क्ले को आप कैसे डिफाइन करते हैं केमिकल वर्ड के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको मेंशन कर दिया इसके अंदर, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर क्ले का जो टाइप है दैट इज बेंटोनाइट, दैट इज Al2O3 ASiO2 NH2O, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। यूज आपका सिर्फ बाइंडर का है। हाँ, अब ये तो वर्ड डेफिनेशन, क्ले का डेफिनेशन, आपका यूज क्या है बाइंडर में, ये यहाँ पे है। क्ले imparts the bonding strength to the molding sand. It is also important that bonding clay should be refractory. Pure clay have large refractoriness, ठीक है। यानी हार्डनेस जो कहते हैं ना, बाइंडनेस जो बढ़ाने की काम है, वो ये कर लेता है, ठीक है। मॉइस्चर, वाटर के लिए, वाटर हम मॉइस्चर के लिए यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात, मॉइस्चर होगा नहीं तो बाइंड करेगा नहीं, क्योंकि अगर आप विदाउट मॉइस्चर आप देखते हैं कहीं पर भी तो कितना हार्ड होता है जो आपका क्ले है मार्केट में, हम जरा सा उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर डालते हैं, वो सॉफ्ट होता है, फिर वो हार्ड हो जाता है। पहले सॉफ्ट करेंगे तभी तो मिक्स होगा, अगर आप हार्ड ही में मिक्स करोगे तो मिक्स हो ही नहीं पाएगा, तो आपको उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। सॉफ्ट करने के बाद फिर वो हार्ड हो जाता है, मॉइस्चर गेन करने के बाद वो फिर आपका सॉफ्ट होगा, और उसके बाद फिर वो जब मिक्स हो जाएगा, जब वो बाइंडर की प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके वाटर के इफेक्ट थे। कुछ एडिटिव्स और भी यूज करते हैं जो कि मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज को बढ़ा दे, दैट इज एडिटिव्स में आपका सीकोल, पिच, मोलासिस, कबीर म्यूट करो अपने आप को। सर मैंने म्यूट कर रखा है।
चलिए तो मोलासिस वगैरह क्या होते हैं, ये सब एक नेचुरल फिनोमेना से तैयार होता है मोलासिस। जैसे ये सब चीजें तो आप जानते हो, आप पढ़ भी लोगे क्या किस चीज का ये है। मोलासिस क्या होता है, जो जब हम गुड़ बनाते हैं तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम लोग मोलासिस कहते हैं। एक लिक्विड निकलता है, वेस्ट लिक्विड निकलता है, उसको हम लोग मोलासिस कहते हैं। इसमें फ्यूल ऑयल भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें और भी एडिटिव्स हैं जो कि क्या करते हैं, ग्रीन सैंड के प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं, जो मोल्डिंग सैंड है उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं। तो इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। इसके बाद आता है जो मोल्ड्स हैं वो भी क्लासिफाइड होते हैं। कितने तरीके के मोल्ड्स बनते हैं, तो एक ग्रीन सैंड है, एक ड्राई सैंड मोल्ड है, स्किन ड्राई मोल्ड है, एयर ड्राइड मोल्ड है। इतना पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ ग्रीन सैंड पढ़नी है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। जो ग्रीन सैंड तैयार होती है इंक्लूडिंग वाटर, एंड ड्राई सैंड में वाटर का यूज कम होता है, ठीक है, उसमें जो बाइंडर्स हैं वो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। कोर्स मैंने आपको बता ही दिया। कोर्स का सिंपल एक पर्पस क्या है, कोर का पर्पस है आपका होल क्रिएट करना कास्टिंग के अंदर, और वो तब तक लगा होता है जब तक कि पूरी कास्टिंग ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे कोर्स के टाइप्स दिए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल कोर अलग अलग बेसिस पे हैं, बेसिस ऑफ स्टेट और कंडीशन। ग्रीन सैंड कोर, ड्राई सैंड कोर, आपको इसके अंदर आ गया हॉरिजॉन्टल कोर, वर्टिकल कोर, बैलेंस्ड कोर, हैंगिंग कोर, किस कोर, ड्रॉप कोर। तो ये डिफरेंट टाइप्स है। ऑल ब्रांड ये डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे आपका कोर्स डिफाइंड है। जो आपका कोर्स जो यूज होता है ना इसके अंदर जो होल क्रिएट करने के लिए, वो चीजें, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको इसमें से छोड़ रहा हूँ उसको हम मैं असाइनमेंट के अंदर दूंगा। देखो ये टाइप दिया हुआ, ये हॉरिजॉन्टल कोर है, ये वर्टिकल कोर हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया है कैविटी के अंदर, तो ये आपका वर्टिकल कोर हो गया। इसको हैंगिंग कोर कहते हैं, यानी ऊपर से हैंग कर रहा है, नीचे से आपका मटेरियल भर जाएगा, तो आपका जो फाइनल कास्टिंग है वो नीचे वाली जो ब्लैंक कास्टिंग दिख रही है वो हो गई, ठीक है। ये आपका बैलेंस्ड कोर है, हाफ बैलेंस्ड है, हाफ इन है, हाफ आउट है, ठीक है। ये आपका ये भी एक कोर है जो आपका गेटेड कोर है, ठीक है। इसके बाद आपका एक ये दो कोर हैं, ये किस कोर है, ये स्टॉप ऑफ कोर है कि इसके नीचे नहीं जाएगा और इसके ऊपर नहीं जाएगा, दो अलग अलग कास्टिंग में, यानी कि इसके ऊपर का पोर्शन लगे इसके नीचे का। ये आपका किस कोर है कि दो वर्टिकल आपने एक दूसरे से ज्वाइन करके लगाए हुए हैं, तो ये दो डबल। तो इसको डायग्राम से भी दिखाया गया है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। कोर्स तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर स्टार्ट होता है गेटिंग सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेक्शन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। गेटिंग सिस्टम एंड डिफेक्ट्स। हाँ बोलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलो। हाँ बोलो सर। मेटलर्जी सर, मतलब 12th में हमें बताया था कि सर जो सिलिका होती है ना, SiO2, हाँ सर वो रिएक्ट करती है इम्प्योरिटीज से। रिएक्ट किस टाइप की इम्प्योरिटीज से? सर जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम सर, और उनसे CaSiO2 या फिर ये सब स्लैग जिसे कहते हैं स्लैग बना देती है, जो कि काम का नहीं होता, इम्प्योर होता है। तो सर अगर वो रिएक्ट करके सर कुछ ऐसा बना रही है जो हमारे काम का नहीं है मेटल में, और इम्प्योरिटी ही है वो स्लैग, तो सर फिर भी उसको क्यों यूज कर रहे हैं हम? फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं सैंड में? हम लोग सिलिका को यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं करा रहे, या यहाँ पे हमारा कोई ऐसा कंपोजिशन है नहीं जिससे वो रिएक्ट कर रहा है ना। हम यहाँ मैग्नीशियम और सोडियम का तो हम कतई नहीं लेते यहाँ पर एलॉय। हम किस चीज का एलॉय लेते हैं? आयरन का एलॉय लेते हैं। हम जितनी भी कास्टिंग करते हैं वो आयरन के एलॉय पर हो रही है। आप देखो यहाँ पे कौन सा कास्टिंग ली, हमने ब्रास ली है, हमने आयरन लिया, हमने कॉपर लिया, हमने एल्यूमिनियम लिया। अब आप इनकी रिएक्टिविटी देखो सिलिका से, लीस्ट रिएक्टिविटी। सिलिका की रिएक्टिविटी किसके साथ है? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी साथ सोडियम के साथ, आपकी मैग्नीशियम के साथ। सर पर जो इम्प्योरिटीज में मिल जाएंगे, जो कैल्शियम या फिर ये सब जो सर इम्प्योरिटीज में आ जाते हैं सर, जैसे क्ले अगर हो तो सर क्ले की इम्प्योरिटीज में आ सकता है कैल्शियम और ये सब, तो सर उससे तो रिएक्ट करेगी ना सिलिका? नहीं, सिलिका
देखो सिलिका क्या है, देखो सिलिका के बहुत सारे फायदे हैं। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि सिलिका इम्प्योरिटी बनाता है, हमें यहाँ इम्प्योरिटी से कोई मतलब है ही नहीं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलिका को एक सैंड की तरह यूज कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, जो मोल्टेन मेटल है वो सैंड के अंदर नहीं जा रहा है, हमने उसमें क्ले, अच्छा आप रिएक्शन क्ले की बात कर रहे हैं, क्ले तो एक मिट्टी है, उसके साथ वो रिएक्ट क्यों करेगा? वो तो उनके जो सिलिका के जो आपके जो भी आपका पार्टिकल्स है उनके बीच में जाकर के उनको बाइंड करने की कोशिश करेगा। भाई एक बात बताओ, क्ले अगर आप शुगर के साथ क्ले को मिक्स करते हो क्या होगा? वो बाइंड कर देगा शुगर को। शुगर वैसे ही आप एक जगह रखे हो, वो बाइंडर नहीं है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, लेकिन आप क्ले के अंदर शुगर को मैश कर दो, देखो सारे शुगर एक बाइंड हो जाए। प्योर क्ले का भी नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि जो मोल्टेन मेटल है, जो लिक्विड मेटल है, वो जहां तहां चिपकना शुरू हो जाएगा। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी होती है क्ले, वो होता है चिपकता है। आप हाथ में लेके देखना क्ले, हाँ सर, हाँ सर। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब रही बात, अगर कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस होता भी है तो उसका लीस्ट इंपैक्ट पड़ता है ग्रीन सैंड के मोल्डिंग के अंदर। अगर कोई डिफेक्ट, वैसे तो इसके अंदर जो केमिकल डिफेक्ट है वो बहुत कम है ही नहीं, लगभग नहीं है। डिफेक्ट्स होते हैं कास्टिंग के अंदर, लेकिन नॉट ड्यू टू द SiO2, वो फिर किसी और कारण से होते हैं। जैसे अब मैं बताता हूं, अगर आपने रैमिंग करी, ठीक है, अगर आपने रैमिंग करी जहां पे कैविटी जनरेट हुई, वहां पे सिलिका पार्टिकल्स के बीच में गैप रह गया, यानी कि एयर के बबल्स आ गए, वो क्या करेंगे, वो कैविटी के अंदर पोर हो जाएंगे। क्या होगा, वो जो आपका पैटर्न तैयार, जो आपका कास्टिंग तैयार होगा, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होगा, उसमें बबल्स का रोल आ जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, एयर बबल होने से वो मटेरियल वीक हो जाएगा, वो डिफेक्ट्स में आएगा। कुछ दिनों के बाद वहां पे होल होने शुरू हो जाएंगे उस प्रोडक्ट पे, होते हैं ऐसे। अब जैसे मकान बनते हैं, घर मकान बनते हैं, देखते हो कहीं कहीं पे स्पॉट दिखने शुरू होते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है, वो क्या है, वो एयर ट्रैप हो गया अंदर, फिर वो शुरू होते हैं। क्या सर आवाज तो सुना दे रही है पर समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि कभी कभी घर के अंदर देखा है आपने कि कुछ दिनों बनने के, नए घर में बनने के कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा बबल सा दिखने शुरू हो जाता है, एक दो कहीं कहीं पर। क्या होता है वो क्या चीज निकलता है, वो अंदर की दीवार में सर। हाँ, दीवारों में देखा नहीं है कभी? देखा है सर, देखा। एयर ट्रैप्ड होती है वो। अब कुछ समय बाद, अभी तक तो ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो बाहर निकल नहीं चाहती, एयर ट्रैप बाहर निकलता है, तो क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा कोई जरूरी नहीं होल हो जाए, वो वहां से थोड़ा सा आपका उभर जाएगा, यानी कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है, पेंट बाहर की तरफ निकल जाएगा थोड़ा सा, बस स्पॉट होता है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि वो पूरी सीलन आ रही है। तो वो चीजें, उस तरह की डिफेक्ट भी यहाँ पे शुरू हो जाती है। बट बहुत रेयर होता है कि कोई केमिकल यहाँ पे रिएक्शन हो मोल्टेन मेटल के साथ या सिलिका के साथ। समझ आई? आ गया सर, आ गया। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई नहीं, चलिए अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गेटिंग सिस्टम यहाँ से, ठीक है? इतना आप लोग पढ़िएगा। देखिए हम कुछ असाइनमेंट भी देंगे, हमें 4 असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 हम आपको उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे, गूगल क्लासरूम पे हम आपको अपलोड कर देंगे, वहीं पे आपको इसका रिजल्ट मतलब लिखना है, ठीक है? असाइनमेंट रिक्वेस्ट है आप लोग अपने अपने वर्ड में करेंगे, और मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादातर दूंगा जो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे के आगे चल रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि वो हम असाइनमेंट में आपसे कवर कराएंगे, थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, जो असाइनमेंट का पर्पज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास बस नहीं, अटेंडेंस मुझे भेज दिया है, ठीक है? अगली क्लास हम लोग गेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सर ये वाला जो PDF था, ये वाला आपने शेयर कर दिया?
मुझे याद नहीं मैंने किया नहीं किया, मैं देख लूंगा, नहीं किया है तो मैं कल कर दूंगा, ठीक है। ठीक है देख सर। लेना आप लोग, अगर नहीं किया है तो बता देना, मैं दोबारा कर दूंगा, उसमें क्या है। मुझे याद नहीं मैंने किया नहीं किया, 2 तो कर दिए हैं, 2 तो याद है, तीसरे का पता नहीं मुझे, ठीक है। मैं कल कर दूंगा आपको। सर मैं देख के बता दूं अभी। हाँ देख के बता देना, मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। ओके सर हम लीव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है।